ट्रंप का पॉपुलैरिटी हर दिन गिरते जा रहा है यूएस में। इस हालत में ट्रंप वो रिस्क नहीं ले सकते। 2025 फार्मा सेक्टर के लिए एक यूनिक कॉम्बो अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। नंबर वन, यू ऑल नो, ट्रंप ने ट्रेड वॉर में फार्मा को आउटसाइड में रखे हैं। इट इज द 12th लार्जेस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी इन यूएस एंड they are the second position in prescription in the US dermatology market. हेलो इन्वेस्टर, जब दुनिया के हर मार्केट परेशान है ट्रंप का टैरिफ वॉर से, एक ही सेक्टर है जो इंडिया के लिए शील्ड बन के खड़े हैं। ये सिर्फ ग्रोथ का प्रॉमिस नहीं देते, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को देता है योर रेयर स्टेबिलिटी जो हर इन्वेस्टर चाहते हैं। क्या आपने कभी इंडिया फार्मा सेक्टर को सीरियसली लिए है? 2025 में यह सेक्टर 4 लाख करोड़ का मार्केट है और 2047 तक जब हम आजादी का 100 साल मनाएंगे तब यह सेक्टर 37 लाख करोड़ का मार्केट बन जाएगा। इसका मतलब है 9 टाइम्स ग्रोथ। दोस्तों, यह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर को देखना चाहिए। इन दिस वीडियो हम बातें करेंगे इंडिया फार्मा सेक्टर का फुल एनालिसिस की, मार्केट साइज से लेकर टॉप कंपनीज तक, एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ से लेकर रिस्क फैक्टर तक, सब कुछ एक ही वीडियो में। सो लॉट टू नो एंड डिस्कस, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एक बात बताइए, आपका मन में आएगा सब कुछ छोड़ के फार्मा को क्यों ट्रंप ने अपना टैरिफ वॉर का बाहर रखा? क्योंकि उन्होंने तो किसी को छोड़े नहीं, तो फिर फार्मा को क्यों छोड़ के रखा? सिंपल रीजन इज दैट यूएस हेल्थ केयर का बैकबोन है इंडियन जेनेरिक ड्रग्स। आज यूएस मार्केट में लगभग 50% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से आते हैं। अगर ट्रंप यहां टैरिफ लगा देता तो सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर ही नहीं, यूएस का अपना जो सिटीजन है उनका भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता, क्योंकि महंगाई, मेडिसिन का महंगाई बहुत बढ़ जाता, मेडिसिन का प्राइसेस ऊपर चली जाती और एक्सेस काफी डिफिकल्ट हो जाता यूएस का अपना सिटीजन के लिए। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो थीन मार्जिन पे चलते हैं, मतलब थोड़ा सा भी कॉस्ट प्रेशर आए तो सप्लाई चेन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाए। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फार्मा को टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा, जबकि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड जैसे कई सारे सेक्टर्स को उन्होंने हेवी ड्यूटी लगाई। सो बॉटम लाइन क्या है? इंडियन फार्मा अभी भी लीगली और प्रैक्टिकली शील्डेड है टैरिफ वॉर से। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम का लाइफलाइन है और इन्वेस्टर के लिए एक रेयर स्टेबिलिटी का पावर हाउस है। बिकॉज ट्रंप का पॉपुलैरिटी हर दिन गिरते जा रहा है यूएस में। इस हालत में ट्रंप वो रिस्क नहीं ले सकते, तो हमारा कंप्लीट बेट होना चाहिए इंडियन फार्मा सेक्टर के ऊपर। आगे जाके और भी बताएंगे। तो अब मैं सबके लिए फार्मा मार्केट का एक स्टेटस अपडेट देता हूं। 2047 तक फार्मा सेक्टर 400 से 450 बिलियन डॉलर तक का हो सकते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम और ग्लोबली इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोल के जाना जाता है। 20% ऑफ द ग्लोबल जेनेरिक ड्रग्स इंडिया से सप्लाई होते हैं। यूएस का जेनेरिक ड्रग्स का डिमांड 40% ऑफ द डिमांड यूएस का, जो इंडिया एंड यूके का 25% ऑफ द ड्रग डिमांड इंडिया अकेले फुलफिल करते हैं। वैक्सीनेशन में इंडिया ग्लोबल लीडर है। नाउ इंडिया कैसे एक्सपोर्ट पावर हाउस बने? 2024-25 में फार्मा एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया $30.5 बिलियन टच कर चुके हैं, with an year-on-year growth 9.3%, which is very impressive. मार्च 2025 में एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बनाते हुए 3.68 बिलियन इंडियन रुपीस तक पहुंचे हैं, 31% ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ। नाउ इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स होते हैं बाहर, उसमें किस किस कंट्री का कितना शेयर है? यूएसए shares 32% of the Indian pharmaceutical export. Europe 18.9%,
Indian pharmaceutical export. So you can understand the importance of that, and that's why they have not touched India pharma sector, because उनका lifeline है. अफ्रीका में 12.9%, which is very impressive. आसियान एंड साउथ एशिया में 9.9% एंड लैटिन अमेरिका में 6.7%, which is still growing very rapidly. इंडिया स्ट्रेंथ है कॉम्प्लेक्स जेनेरिक, बायोसिमिलर एंड स्पेशलिटी ड्रग्स, जहां स्केल, कॉस्ट और क्वालिटी सब मैच करते हैं. दोस्तों, अभी तक हम लोग फार्मा सेक्टर का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत सारे बातें की, बट अभी आप बात करते हैं दैट ये ग्रोथ का असली इंजन क्या है. बायोसिमिलर्स एंड कॉम्प्लेक्स थेरेपीज में ब्लॉकबस्टर बायोलॉजिकल ड्रग का जो पेटेंट है ना, वो पेटेंट एक्सपायर हो रहा है. नाउ आप पूछोगे ब्लॉकबस्टर का मतलब. ब्लॉकबस्टर बायोलॉजिकल ड्रग्स मतलब इफ अ कंपनी, कोई कंपनी के लिए कोई एक स्पेसिफिक ड्रग $1 बिलियन से भी ज्यादा बिजनेस देते हैं, उसको ब्लॉकबस्टर बायोलॉजिकल ड्रग्स बोलते हैं. नाउ इसका मतलब क्या है, दैट आपके पास एक अच्छा खासा फॉर्मुलेशन है जो आपको $1 बिलियन से भी ज्यादा ईयर ऑन ईयर बिजनेस दे रहा है. मतलब इट इज बेसिकली अ गोल्डन गूज, राइट, एकदम सोने की चिड़िया. तो वो पेटेंट जो था, जो पेटेंट के बलबूते में ये चीज हो रहा था, वो पेटेंट का जो टेन्योर है, वो टेन्योर खत्म होते जा रहा है. तो अब आ रहा है एक असली मोमेंट जो इंडिया फार्मा के लिए गेम चेंजर हो सकता है, दैट इज पेटेंट क्लिफ. पेटेंट क्लिफ का मतलब दुनिया में कोई ब्लॉकबस्टर जो ड्रग्स है, जो पेटेंट्स एक्सपायर होने वाले हैं, जैसे ये पेटेंट जो एक्सपायर हो रहा है, वो मार्केट खुल जाता है जेनेरिक ड्रग्स के लिए. एंड आपको भी तो पता है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माहिर है जेनेरिक ड्रग्स में. तो फॉर द जेनेरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरर दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इंडिया के पास ऑलरेडी जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है. कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल रेगुलेटरी अप्रूवल्स. मतलब जैसे कि एक ड्रग का पेटेंट एक्सपायर होगा तो इंडियन कंपनी सस्ते में वही मेडिसिन बना के रेगुलेटेड मार्केट जैसे यूएस, यूरोप और जापान में बेच सकते हैं. इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा, पेशेंट्स और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक ह्यूज कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि ब्रांडेड ड्रग्स का जितना प्राइस है बहुत महंगा होते हैं, राइट, जेनेरिक काफी सस्ता होगा. सो ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो जाएंगे. हाई डिमांड सेगमेंट लाइक ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर में इंडियन कंपनीज मार्केट शेयर ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी स्पेसिफिक एरिया, राइट. दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स का जरूरत होते हैं. तो ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर जो मेडिसिन है, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव. तो उस जगह पे इंडियन कंपनीज का जो जेनेरिक ड्रग्स है वो अब ज्यादा इस्तेमाल होंगे. एंड कंपटीशन बढ़ने से इंडस्ट्री में और इनोवेशन ट्रिगर होगा. ऑब्वियसली दैट विल बी गुड फॉर द इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स चैलेंज भी है. आईपी राइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस को ध्यान में रखना पड़ेंगे, एंड और दूसरा ग्लोबल जेनेरिक प्लेयर्स के साथ टक्कर भी देना होगा. लेकिन बॉटम लाइन क्लियर है, ये पेटेंट क्लिफ इंडिया फार्मा सेक्टर्स के लिए एक हिस्टोरिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं. जो इस वेव को मिस करेगा वो पोर्टफोलियो में एक गोल्डन मल्टीबैगर चांस को ठुकराएगा. अब मैं बताऊंगा इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ स्टोरी है, उसका दूसरा सीक्रेट, वो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम क्रैम्प्स और सीडीएमओ बोलते हैं. जो ग्लोबल फार्मा एमएनसीज लाइक फाइजर एटसेट्रा, तो इन लोग क्या करते हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल फार्म्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट पे जाते हैं. एंड इसके जरिए इंडिया बन गया है बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द लो कॉस्ट हाई क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया ऑफर कर रहा है सिग्निफिकेंटली लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अबाउट 30 to 35% लोअर देन द यूरोप एंड यूएस, एंड ड्यू टू द चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल. तो आप बोलोगे अरे रॉ मटेरियल तो इंडिया में तो एपीआई ही नहीं बनता था. तो कोविड के टाइम पे हम लोग देखे हैं, जब हम हमारा वैक्सीन बनाने गए, जब हमारा कोविड रिलेटेड मेडिसिन बनाने गए, तब भी हमें एपीआई के लिए चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ रहा था. यस, ये एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हुआ था. उस टाइम पे वी रियलाइज्ड दैट वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट कैपेबिलिटी ऑफ एपीआई जनरेशन इन इंडिया. एंड एपीआई इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो फार्मा का जो फॉर्मुलेशन वगैरह होता है उसका बहुत ही मेजर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से लेते हैं उसमें.
तो एपीआई जनरेशन में इंडिया ऑलरेडी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन लास्ट 4 to 5 years टाइम। तो अभी इंडियन कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फॉर द ग्लोबल फार्मा मेजर, they are able to use the India generated API today, and this cost advantage has made India the world's largest producer of generic drugs, supplying nearly 20% of the global generic demand. हम ग्रेजुअली फार्मा का हर एरियाज में सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है। अब मैं बताऊंगा इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ग्रोथ का थर्ड सीक्रेट, that is related to the FDI friendly policy, जो 100% FDI allowed in the greenfield and 74% in the brownfield projects. So इंडिया ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक काफी ओपन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी रची गई है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है यानी बिल्कुल नया वेंचर्स है जिसमें 100% FDI will come through automatic route. Automatic route का मतलब that आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब इन्वेस्ट करने के पहले जो प्री परमिशन वगैरह लेने का जो प्रॉब्लम था वो ज्यादातर रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल स्लो कर देते थे प्रोसेस, उसको कंप्लीटली रिमूव किया गया है। तो नया वेंचर के लिए देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो परमिशन नीड टू बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ आता हूं मैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब एग्जिस्टिंग कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट होता है, नया नहीं है बट एग्जिस्टिंग है, उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए 74% तक का एफडीआई हैज बीन गिवन द ऑटोमेटिक रूट। मतलब 74% तक का प्रोजेक्ट का जो नया एग्जिस्टिंग कंपनी में जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है वो 74% तक का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट का कोई प्री अप्रूवल का जरूरत नहीं है। बट इफ इट इंक्रीजेस द लिमिट फ्रॉम 74%, तो आपको गवर्नमेंट के पास से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाउ ऑटोमेटिक रूट होने से क्या फायदा? सिंपल और फास्ट प्रोसेस, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स बिना प्रायर गवर्नमेंट परमिशन से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल अप्रूवल है वो जरूरत होते हैं, बट वो भी काफी वन विंडो पॉलिसी के जरिए बहुत ही फास्ट एंड एफिशिएंट बनाया गया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो कॉम्पीट क्लॉज। इसका मतलब क्या है? इंडियन प्रोमोटर्स अपना सेम बिजनेस में पैरेलल चला सकते हैं, सेम बिजनेस भी पैरेलली चला सकते हैं, नो कॉम्पीट क्लॉज के जरिए ही कर सकते हैं। पॉलिसी में सेफगार्ड भी दिए गए हैं, जैसे एसेंशियल मेडिसिन का डोमेस्टिक सप्लाई सिक्योर रहे और R&D पर भी एक्सपेंडिचर मेंटेन्ड हो, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम R&D में फंड का थोड़ा कमी आ जाते हैं, तो वो ना हो इसीलिए ये सब एडजस्टमेंट किया गया है। सो व्हाट इज द इंपैक्ट जो दिख रहा है अभी? नंबर 1 इज द इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस साल में 58% का जंप हुए हैं एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन द फार्मा सेक्टर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फॉरेन कैपिटल के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। सो इंडियन फार्म्स का जो एफिशिएंसी कैपेबिलिटी जो है दैट इज आल्सो गेटिंग इंप्रूव्ड। जॉब क्रिएशन, फार्मा इंडस्ट्री में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगे, जॉब क्रिएट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करेंगे। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फार्मा सेक्टर इंडिया के जीडीपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन बन के उभर रहा है, एंड दैट परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन जीडीपी दैट इज इंक्रीजिंग फर्दर। नाउ एज एन इन्वेस्टर आपको फार्मा सेक्टर का मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अप्रैल 2025 में इंडिया फार्मा मार्केट IPM ने रजिस्टर किया है 7.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, व्हिच इज हायर देन आवर जीडीपी ग्रोथ रेट, एंड जिसका मतलब है 19,700 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन रुपी में शेल हुआ। ओके, नाउ ये ग्रोथ प्राइस और इनोवेशन से आए हैं, वॉल्यूम से नहीं। ऑब्वियसली बिजनेस वॉल्यूम बढ़े हैं, बट विद अ प्राइस चेंज एंड हायर इनोवेटिव ड्रग्स हैज कम टू द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई दिस फीट हैज बीन अचीव्ड। क्रॉनिक थेरेपी जैसे डायबिटिक, कार्डियक और ऑन्कोलॉजी सेगमेंट का ग्रोथ था मोर देन 10%। देखिए, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिकल पेशेंट्स एंड ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एंड उसी के रिक्वायर्ड जो ड्रग्स है इंडियन फार्मा कंपनीज आर जनरेटिंग, एंड दे आर एबल टू हैव
10% से भी ज्यादा ये तीनों सेक्शन का जो ड्रग्स है उसमें से दे हैव एबल टू गेन बैक। तो कुछ टॉप प्लेयर्स के बारे में भी पता कर लेते हैं। हु हैज द मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर? सबसे ज्यादा है सन फार्मा, दे हैव 8% मार्केट शेयर। देन डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, डिवीज लैब, सिप्ला, ल्यूपिन फार्मा, बायोकॉन, जाइडस, टोरेंट, देयर आर मेनी। ये सब इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। मेनी ऑफ यू माइट हैव एन इन्वेस्टमेंट। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटी है। सो Q1 2025 में बहुत सारे डील्स हुए हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन हुए हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आए हैं इंडियन फार्मा सेक्टर में, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिशियरीज आर स्पेशलिटी ड्रग्स। सो जैसे मैंने बोला दैट इंडिया में जैसे जैसे ये आपका पेटेंट क्लिफ होता रहेगा तो इंडिया में स्पेशलिटी ड्रग्स और भी बनेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा। देन क्रैम्स, जो मैंने बताया दैट इट इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सो उसमें भी इन्वेस्टमेंट आए। डायग्नोस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट आए एंड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए हैं। सो नाउ डॉक्टर्स एडवाइस पेशेंट्स, they can work together in an integrated manner in a single platform. That kind of facility is now coming in India. Okay, future ready segment जैसे biosimilars, injectables, preventive care technology में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे जाके बन रहा है। So इन्वेस्ट करो उन्हीं कंपनी को जिस कंपनी में ये सब है, लाइक स्ट्रॉन्ग R&D है, ग्लोबल अप्रूवल्स है, मतलब यूएस FDA का जो सर्टिफिकेशन है, आई मीन दोज आर अवेलेबल। यूरोपियन यूनियन का जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, जो फार्मा रिक्वायरमेंट्स है, जो लीगल सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग है, वो सब जिसके पास अवेलेबल है, एक्सपोर्ट स्केल और इनोवेशन कैपेबिलिटीज है। सो दीज आर टू बी योर टारगेटेड कंपनीज जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो आगे जाके हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बताएंगे दैट हु आर द स्टॉक्स जिसके पास ये सब क्राइटेरिया है, दे कैन सर्व द रिक्वायरमेंट एंड दे आर वेरी मच ऑन द पाथ वेयर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स। नाउ आपका मन में एक सवाल आ सकता है, ठीक है भाई फार्मा सेक्टर में तो काफी दिन से इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई नो अबाउट फार्मा, तो अब क्यों, अभी क्यों करे? 2025 फार्मा सेक्टर के लिए एक यूनिक कॉम्बो अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। नंबर 1, यू ऑल नो, ट्रंप ने ट्रेड वॉर में फार्मा को आउटसाइड में रखे हैं। ट्रंप इज ऑल्सो फियरफुल अबाउट द फार्मास्यूटिकल माइट ऑफ इंडियन कंपनीज, इसीलिए इसको डराया धमकाया नहीं, टैरिफ से बाहर रखे हैं। बट वो सिर्फ एक रीजन नहीं है, दैट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिकली टू ड्राइव मोनोपोली एंड ऑल दिस। बट मेजर जो चीज है जो 2025 में फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए लेके आ रहा है वो है हायर ग्रोथ पोटेंशियल, ग्लोबल रीच, रिसेशन प्रूफ स्टेबिलिटी एंड इनोवेशन ड्रिवन मोमेंटम। अब कोई भी सेक्टर में, इंडियन स्टॉक मार्केट में एनी सेक्टर इफ यू सिलेक्ट, आप ढूंढे जाओगे ये चारों चीजें एक साथ कोई एक सिंगल सेक्टर में आपको मिलेगा नहीं, बट ओनली इन द फार्मा वेयर यू विल गेट ऑल दीज फोर with a positivity, with a very high momentum. For the longer term investors, आपके लिए इस सेक्टर में है क्या? This sector will give you consistent dividend payment, जो आपके लिए एक secondary cash flow की तरह आ सकते हैं. It will give you low beta return during volatility. We all know high beta stock corrected faster than the market. मार्केट जब जबरदस्त गिरते हैं ना, हाई बीटा स्टॉक का गिरावट बहुत जल्दी हो जाता है. फार्मा विल गिव यू अ स्टेबिलिटी. इट विल नॉट करेक्टेड दैट मच ऑफ अ फास्ट मूव लाइक अ मार्केट. मार्केट जितना जल्दी गिर रहा है ये उतना जल्दी गिरेगा नहीं. थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी देंगे और आपका पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी देंगे. एंड द स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट एंड गवर्नमेंट पुश. देखिए, इंडियन इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है गवर्नमेंट सपोर्ट से. ठीक है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट जिस सेक्टर में जितना ज्यादा, उसका ग्रोथ पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होते हैं. And you all know government is very much focused on pharma, not only from the COVID time, it's since history. So pharma sector stock always on the
beneficial side of the government policies. That is always a good for the longer term investor. Now, my suggestion to all of you, आप सिर्फ उसी स्टॉक को फोकस करो जो स्टॉक्स में आपको ये तीनों क्वालिटी दिखेगा. नंबर 1, ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है. जस्ट स्टॉक हु आर फोकसिंग वेरी मच ऑन द ग्लोबल एक्सपेंशन, उसमें फोकस करो. नंबर 2, जो स्टॉक R&D में लीड कर रहा है, नॉट ओनली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट देयर ओन खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी दे आर लीडिंग इन द मार्केट. वो स्टॉक को आप टारगेट करो. एंड नंबर 3, जो स्टॉक क्रॉनिक एंड स्पेशलिटी ड्रग दोनों सेगमेंट में डोमिनेट कर रहा है, ये दोनों सेगमेंट का जो मार्केट है ना, दैट विल बी वेरी वेरी स्टेबल एंड इवन एक्सपैंडिंग इन द फ्यूचर. तो जो कंपनी का क्रॉनिक प्रोडक्ट्स, क्रॉनिक डिजीज के अगेंस्ट में जिसका प्रोडक्ट्स है, क्रॉनिक डिजीज के लिए जो ड्रग्स है, एंड स्पेशलिटी ड्रग्स जिन कंपनीज बनाते हैं, ये दोनों फायदेमंद रहेगा इन फ्यूचर. Okay, so as per my analysis, I have shortlisted some of the stocks. Majority of the companies are good in pharma, but obviously there are certain companies जिसके पास operational and strategic edge है. तो इसके हिसाब से मैंने कुछ some companies का नाम shortlist करके रखे हैं. Let me tell you that. Sun Pharmaceutical Industry market leader है Indian pharmaceutical industry में, and इसके पास ज्यादातर market share है, that we have already discussed. मार्केट कैप 3.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा, पी अराउंड 33-34, इंडस्ट्री पी 32 यू कैन से. तो 32-34 पी इज अ वेरी मच इन लाइन विद द इंडस्ट्री पी. थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बट द पोटेंशियल एंड द एक्सपेंशन एंड द बिगर द कंपनी इज, इट्स अ लार्ज कैप, सो दैट इज फाइन. इंट्रिंसिक वैल्यू है 658, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.9%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20.2%. दोज आर वेरी हेल्दी नंबर्स. बट जो चीज मेरे को ये कंपनी का स्टैंड आउट करते हैं मेरे पास, वो है इसका जो करंट पोजीशन एंड जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी. सो Sun Pharmaceutical is very much present in the neuropsychiatry segment, cardiology segment, gastroenterology segment, diabetic segment, pain and allergy segment. But सबसे बढ़िया जो इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं वो है, इट इज द 12th लार्जेस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी इन यूएस, एंड दे आर द सेकेंड पोजीशन इन प्रेस्क्रिप्शन in the US dermatology market. You all know derma market is increasing globally. So Sun Pharma has already established a segment major in US market. Okay. They also have a lot of expansion plans and presence in multiple emerging markets. So they are in Romania and Eastern Europe, in Russia, in South Africa, in Brazil and in Mexico. Also, they are expanding very rapidly in Western Europe, Canada, Australia, New Zealand, Japan and Israel. So the name of the market signifies that they do have the required license and the certification from the geographical regulatory authority to do business in those industries, in those geographies. But in addition to that, the more standout thing that I also have noticed about this company is that this company has a very significant focus on their R&D capability. So they are into multiple branded generics and simple generic products. Contract manufacturing obviously करते हैं, contract research भी करते हैं. साथ में the company has increased their R&D spending to 6.7% of their revenue. That means they are taking their R&D very seriously. So the three key areas which I have used when I have analyzed and screened the stocks, it actually qualifying in all three. Next जो stock है मैं discuss करने जा रहा हूँ वो है Dr. Reddy's Laboratory. Many of you are aware of. They are also the market major. So their market cap is more than 1 lakh crore. And current P is 17.9, which is a very much in a sweet zone. And this particular stock is now traded at exactly at the very close to their intrinsic value. So they are not overvalued. Rather, I would say they are very much in the proper valuation now. So you can think of it.
So return on equity for this stock is 18%. Return on capital employed is 22.7%, which is a very healthy number. In addition to that, this particular stock actually give me a lot of impression that they already have a significant global presence. Okay, they are also very much focusing on the API development, very important ingredient for the pharma production. So API development helps its own generic business to be cost competitive and also to get into the market faster than the competitors. So that gives them a competitive edge. Okay, they are generating almost 83% of their revenue from global generic segment. So patent cliff और the पेटेंट एक्सपायरी जो आ रहा है ना मार्केट में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियल डॉक्टर रेड्डीज होने वाले हैं. एंड they are the top, I mean, they are one of the top revenue contributor to the segment like nervous system drugs, gastrointestinal drugs, and anti-infective drugs. So these are a very important three segment and they have a presence there. Okay, now their geographical जो revenue है, they have a very important presence in Russia. In India, it actually contributes their 22% of the revenue. R&D में they already have a significant investment in R&D. 9 R&D specific facilities they have put in India. They have R&D facility in UK, in Netherlands, and in Malaysia. So they are expanding there as well. Also, they have generated a significant number of drugs during COVID-19. So they have the capability to faster production, specific drugs, and also since API they are own generating, so they are more or less self-sufficient in the raw material requirement. And the manufacturing facilities are there in Mexico, in UK, in US, and in China. So complete a company with all the required potential growth benefits that they have. So that's why they are very much in my shortlist. Another shortlisted company from my own analysis is Aurobindo Pharma. इस कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 61,000 करोड़ के आसपास. स्टॉक पी है अराउंड 18, इंडस्ट्री पी 31, सो काफी प्रॉपरली वैल्यूड मेरे एनालिसिस से, मच लोअर इन वैल्यूएशन फ्रॉम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. Return on equity 11.2%, return on capital employed is 14.3%. थोड़ा बहुत performance efficiency is on an average side, I would say. Intrinsic value है 779, so इनके हिसाब से थोड़ा overvalued है, but stock P is very much in a acceptable valuation range. The few information that actually take my interest here, that they are the India's second largest listed pharma company based on revenue and the largest generic company in US. So they are very much present in US. तो ये वाला जो tariff war का जो opportunity create हुए हैं for the pharma stocks, so they would be one of the market leader going further to take a control in US market. Okay. Now US से इनका 53% of the revenue generate होते हैं, यूरोप से होते हैं 30%, एंड मेनी ऑफ द इमर्जिंग मार्केट से 13%. तो इसका मतलब है दैट दे आर वेरी मच इन द ग्लोबल एक्सपेंशन का जो रेडर है मेरा, उसमें दे आर वेरी मच क्वालिफाइंग दैट. दे आर जनरेटिंग देयर ओन एपीआई, सो एपीआई के हिसाब से ऑल्सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर देयर ओन ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ दे हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज obviously in India, but they are in Portugal, they are in Brazil, and they are in US. So since they have the manufacturing there, since they have the established market there, so that means they do have the required licensing qualification for those markets as well. Now on the R&D front, so they have 1,500 dedicated scientists, they have 9 research facilities, and in the facilities and all these R&D centers, they are investing their 5.6% of the sales on R&D
and 4.8% it is transformed from 4.8 to 5.6% of their sales into R&D expenditure. So they are also taking the R&D very importantly. 853 US patents they have, 297 US DMF patents they have, and 4,534 formulation dossiers this company also possesses. So they are having that kind of an insulation in the market competition because of their diversity and specificity. अब जिस स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा वो है ल्यूपिन लिमिटेड, ल्यूपिन फार्मा भी हम बोलते हैं. सो मार्केट कैप है 87,600 के आसपास करोड़. इसका स्टॉक पी है 23.7, इंडस्ट्री पी से भी कम है, सो वैल्यूएशन वाइज इन अ गुड जोन. रिटर्न ऑन इक्विटी 20.6%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.3%, which is remarkable. Intrinsic value है 649, it is traded higher than the intrinsic value. And there are some few interesting factors about this particular company, that this company, they have three key brands: Lupin Life, Lupin Diagnostic, and Life Authorability. And they have their manufacturing facilities across the globe. 15 manufacturing facilities है, उनमें से 3 are in US, Mexico and Brazil, and they have 6 API facilities and 7 research facilities. So that means they are qualifying on my screening criteria. Okay. Now, from the sales mix perspective, India contributes 34%, US contributes 38% of their sales. So आप सोच के देखो US में कितना बड़ा प्लेयर है ये. API सेल करते हैं, ये खुद बनाते भी हैं, सेल भी करते हैं API. 5% revenue they are generating from their API sales. Then they have Middle East presence where 10% of their revenues are coming in. Asia Pacific market से 5 to 7% आते हैं, and rest of the world से 4%. So they are very much diversified across the globe. R&D facilities में they have invested 8.7% of their revenue in R&D. They are very much serious in their R&D facilities. Now, I would like to share some of their future plans as well. So, this company wants to launch the complex generics in a regulated market by 2028, 3 साल में, through 20 product launch in the areas of inhalation, injectable biosimilars and novel complex products. जैसे मैंने एकदम शुरू में बताया that you need to be very specific in some niche segment in the pharma to maintain your market leadership. So it also competes the 3 biosimilar filings in regulated market like in EU and in North America. So they are very much on the race, that actually coming as an opportunity for the India pharma companies. Another potential company मेरे analysis के हिसाब से is the Zydus Life Sciences. They have a proven track record, 94,000 करोड़ से भी ज्यादा है market cap. Stock P है 20.3 now, industry P से कम है. Return on equity is 21.2%, return on capital employed is 24.3%, which is seriously good. Intrinsic value is 692, currently traded at 936 के आसपास. So it is relatively closer to the intrinsic value. Correction भी हुए हैं recently. RSI around 40, so that is also, so it is very nearer to 30 RSI. But there are certain information that actually draws my attention for this particular company, because they have a major formulation business, and US formulation business gives them 51% of their revenue. So they are another major player in US who will get tremendous benefit from this recent tariff war. India business gives them 37% revenue. Only formulation gives 23% out of 37% in India. And they have multiple product range. International market में formulation बेचते हैं, other than US, जहाँ पे 9%
of the total revenue they got from there. They are the second largest company in South Africa, ninth largest in Philippines, and they have a 7.4% market share in Sri Lanka, one of the major players there. They have their API production line as well, and they also collaborate with other majors, international majors in contractual manufacturing. Okay. They have 18 formulation manufacturing unit and 6 API unit in the Myanmar, Brazil, UK, and in India. Okay, 8% of their annual revenue are invested in R&D. So they are very much focused on the R&D segment. In 2025, they are focusing on double-digit growth in US business by taking this patent cliff opportunity. So very much qualifying based on the screening criteria that I have discussed so far. So I am very much keen about this particular company as well. I have shortlisted 10 more such high growth companies from mid cap and small cap segment. But if you are interested to know about them, there is a link given in the description section. Fill that in, connect with me, and get the list. Now, as a smart investor, it is not only important to select the correct stock, but you should be very much aware about the risk and be cautious. So, कुछ risk के भी बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है. First one is the US tariff risk. कुछ Indian exports पर आप 200% tariff लगने वाले हैं. तो इसका रिस्पॉन्स में डाइवर्सिफिकेशन एंड यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में सोचना चाहिए फॉर द कंपनी. सो यू शुड थिंक अबाउट फॉर दोज कंपनीज हु डू हैव यूएस बट अदर देन यूएस गुड एंड सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट टाइम द टैरिफ and the decision may change and will be imposing. So that is one area you should focus while selecting the pharma stock. Then domestic price control. ड्रग प्राइस कैपिंग से मार्जिन पे प्रेशर आ सकते हैं. तो लार्ज प्लेयर कैन सर्वाइव, बट फॉर द स्मॉलर प्लेयर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज गवर्नमेंट एक टाइम के बाद मेडिसिन पे प्राइस कैप लगाने वाले हैं. सो यू डू नॉट हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑन द सेटिंग ऑफ द प्राइस. तो ये एक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. एंड देन इनोवेशन का प्रेशर. देखिए, पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, नया नया कंपनीज आने वाले हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, नया कंपनी नया टेक्निक को लेके फिर से पेटेंट का एप्लीकेशन करेंगे, एंड इफ दे विल गेट द पेटेंट देन दे विल ऑब्वियसली गेट द बेनिफिट. बट वो जो सिचुएशन क्रिएट करेंगे, दैट वुड बी अ गैप, एंड फॉर दैट गैप all the companies who have the capability and the money, they will all run after it. So innovation का एक pressure रहेगा to majority of the companies. So future growth will come up only if companies innovate continuously. तो आपको भी देखना होगा जो कंपनीज के बारे में आप सोच रहे हो, जो कंपनी आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, हाउ मच दे आर सीरियस अबाउट द इनोवेशन, R&D, पेटेंट स्ट्रेटजीज और नीश थेरापीज में कितना स्केलेबल है वो कंपनी, ये सब देखना चाहिए. Because these will give you a bit of a insulation in times of market uncertainty. तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं फार्मा रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. क्या आप कोई फार्मा स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हो? कौन सा स्टॉक? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन बिलो. व्हिच सेगमेंट पे आप ज्यादा बुलिश हो? बायोसिमिलर, CDMO या क्रॉनिक केयर? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन बिलो. साथ में प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नवग्रो इन्वेस्ट चैनल, ये मत भूल जाइएगा. If you wanted to have many of such informative videos, please be part of the wider NoGrow Invest community. I have shared a link. If you need more mid cap and small cap high growing stocks from this pharma sector, please click the link, fill up the form with the required specific requirement and connect with me. You will get all of this. I am also driving Money Mining Mantra for those investors who wanted to be their own fund manager. So if you are interested, please enroll Money Mining Mantra today. Link has been given in the description section. Thank you.
We'll see you in the next video.